कभी किसी टाइम पर 1985-87 में जब रामायण आई थी ना, जो हमारे दिमाग में तब भरा गया था उसको आज काट रही है भाजपा। देखो कितना बड़ा खेल है। मतलब 87 में बीज बोया था हमारे दिमाग में। हम सारे लोग जो भी आज 40 प्लस के लोग हैं ना, जितने 40 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, उन सब ने अपने बचपन में मतलब 40 और 50 की रेंज के, उन सब ने अपने बचपन में रामायण देखी थी 87 में, है ना। तो वो छोटे छोटे थे। अगर आपने रामायण को ध्यान से सुना हो, देखा हो, अच्छे से सुना हो, रामायण के अंदर जय श्री राम का नारा कब लगता था? हैं? केवल युद्ध के समय। बाकी जो भी काम होते थे उसमें प्रभु श्री राम को सिर्फ प्रणाम किया जाता था, उनको उनके सामने नमन होते थे सब लोग। लेकिन जय श्री राम का नारा केवल सामने वाले को काटने के लिए किया जाता था। और आपने बचपन में तलवारें चलाई होंगी जय श्री राम के नारे के साथ। जिसने भी रामायण देखी है उस सब ने चलाई, मैंने भी चलाई भाई। अपने ही दोस्तों को, अपने भाइयों को हमने काटा है ऐसे जय श्री राम कह करके। अपने पड़ोस में खेलने वाले जिनके साथ हम खेलते थे। मैं राम के या इस प्रतिष्ठा के या इसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना बात को। मैं सिर्फ ये, क्योंकि बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है। और आज ये आपको, जब हम आ रहे थे तो रास्ते में मतलब जिस तरह का माहौल बना रहे थे वो लोग, जिस तरह का माहौल सरकारों ने बनाने की कोशिश की है, मैं उस माहौल को देख करके मैं उस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगली पीढ़ी के ऊपर, मैं वो देख रहा था कि जय श्री राम के साथ एक भी अच्छा काम एसोसिएटेड नहीं है भाई साहब। जय श्री राम के नारे के साथ इतिहास में भी नहीं है, रामायण में, रामानंद सागर की रामायण में भी नहीं है। और रामायण रामानंद सागर से पहले तो था ही नहीं। पता चलता है कि रामानंद सागर को फंडिंग बीजेपी ने दी थी वो रामायण बनाने की। उससे पहले किसी के पास राम की शक्ल नहीं थी, पता है आपको? राम की शक्ल तो नहीं थी ना किसी के पास। लोगों ने उसको, अरुण गोविल को ही राम मानना शुरू कर दिया, जैसे पंकज धीर को कर्ण मानना स्टार्ट कर दिया था। नहीं, महाभारत में भी हमने मतलब ये तो भीष्म पितामह है, आज भी भीष्म पितामह ही बोलते हैं उस उम्र के लोग ना। जो 40 प्लस के लोग है ना, मुकेश खन्ना को आज भी ये भीष्म पितामह है कहते हैं, ऐसे बोलते हैं ये भीष्म पितामह है। हमारे में इतनी अकल नहीं होती है। और जो आदमी देख करके उसको सच मान लेता है, जो भी सामने चल रहा है उसको देखकर सच मान लेता है, उसकी अकल तो समझो जो दिखाया गया उसने हर ली, समझो उसने हर ली। बताऊं क्यों आपको? ये मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं, और आने वाले वक्त में मैं बताऊंगा पप्पू और उसकी मां की कारस्तानी भी बताऊंगा, तो किसी को ये लगे कि मैं भाजपा का विरोध कर रहा हूं। कोई यहाँ बैठा हो, मान लो, क्या पता कोई मोतीलाल को अपना मतलब हाँ आराध्य मानता हो, तो वो अभी रतलाम में हमने ट्रेनिंग करी ना, तो वहाँ 7-8 लोग थे जो बेचारे अंधभक्तों की श्रेणी में आते थे, और 3-4 यूपी से आए हुए थे, और वो थे बेचारे कर्जे में फंसे हुए थे, मजबूरी में बैठना पड़ा उनको। ठीक है, अभी हमने उनको बोल दिया कि तुम कर्जे में फंसे हुए हो, तुम बोलो ना उसको, योगी को, भाई तुम अपने नेता को दिन रात तुम उसकी पूजा अर्चना कर रहे हो, उसके नाम पर तुम अपने भाइयों को काट रहे हो, तुम पूरा सोशल मीडिया पर बकवास करते हो, तो उधर बोलो ना ये बात कि तुम फंसे हुए हो, कहीं गलते फंसे हुए हो। हाँ, जो आप में से मैं आपको भी बता रहा हूं, सिर्फ अगर लोन का मसला है आपका, तो आपको 3 दिन हमारा बंधुआ मजदूर बनने की जरूरत नहीं है कि यहाँ 3 दिन बैठना पड़ेगा। आपका लोन वाला मसला हम वैसे फिर भी हल कर देंगे। आप यहाँ तक आ गए हो, बड़ी बात है, तो वो हम आपका आवेदन फिर भी लगवा देंगे। लेकिन आप अगर इस मसले को समझेंगे, जब हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन, तो सोच में भी परिवर्तन। और सोच कैसे बनती है, मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि सोच बनती कैसे है। ये बनने की कहानी को समझना
अगर आपने शुरू कर दिया तो आपको यह मालूम होगा कि आप अपने बच्चों को दिखाना क्या है घर में जाकर के। मोबाइल आपको कितना देना है, टीवी आपको कितना देना है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप आंख बंद कर भी देख सकते हो, देख सकते हो ना। कुछ चीजों को हम आंख बंद करके भी देख सकते हैं, सिर्फ मन की आंखों से बोल देते हैं कुछ लोग उसको अपनी विचारों में बोल देते हैं, कुछ लोग उसको अपनी इमेजिनेशन बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज दिखाता हूं कि आप कैसे, मतलब क्या असर होता है मोबाइल का और टेलीविजन का और इन कहानियों का, इन फिल्मों का क्या असर होता है ये, और पढ़ने का क्या असर होता है ये। पढ़ने का, जब आप पढ़ते हो तो आपकी बुद्धि काम करना शुरू करती है, आप सोचना शुरू करते हो। लेकिन जब आप देखते हो तो आपकी बुद्धि खत्म होना शुरू होती है। और आपको दिखाया गया, पहले मैं वो सीरीज कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपको यह दिखाऊंगा कि इसका असल में क्या असर पड़ा। 87 में रामायण आई, लोगों ने पहली बार, देखो छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा वो उसकी तरह होता है, स्पंज की तरह। स्पंज देखा ना आपने, हमारी उम्र वालों ने तो बस की सीट में से भी निकाला हुआ है। जो शाही को सोखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते होते ना, कहीं गिर गई कुछ तो उसको सोखने के लिए गद्दा सा होता है, रुई कॉटन मान लो आप। कॉटन को आप लाल कटोरे में डालो, लाल रंग के कटोरे में, और एक कॉटन के टुकड़े को आप हरे कॉटन के उसमें डालो, हरे रंग के उसमें, और एक जगह पर आप पीले रंग के कटोरे में डालो। और जब आप उन कॉटन के टुकड़ों को डाल रहे हो, उनको समझाओ, देखो बेटा हरा और पीले तक तो ठीक है, लाल रंग बड़ा खतरनाक होता है, इसको मत सोखना तुम, ये वाली बात मत सीखना इससे। तो क्या कॉटन आपकी बात मानेगी? मतलब आप लाल रंग में डालोगे और आप उसने उसको समझा के भेजा, अभिमंत्रित करके भेजा है, तो क्या वो नहीं सोखेगी? उसका धर्म है सोखना ना, उसका स्वभाव है सोखना, वो सोखेगी उसको। कॉटन जो है या स्पंज जो है वो उसको सोख लेगा, जैसा भी रंग में आप डालोगे वैसा ही बच्चा होता है। उसको जब आप चीजें दिखाते हो ना, उसमें इतनी अकल नहीं होती है कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, उसमें नहीं होती है भाई। रियलिटी में मानिए आप अपने पिताजी से जैसे बात कर रहे हो, और जब आपका बच्चा आपको देख रहा है तो थोड़े दिनों के बाद वो भी आपसे उसी टोन में बात करने लग जाएगा। उसको नहीं मालूम है कि ये जो मेरे पिताजी कर रहे थे ये धर्मानुसार नहीं था, ये गलत था, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए बड़ों से। उसको तो जो भी दिख रहा है वो सब कुछ सीख रहा है। वो वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम की वो बात भी सीख रहा है जब वो अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए जंगल में निकल गया। वो वहां से ये भी सीख रहा है कि अपने बड़े भाई की सेवा के लिए हमें अपना राजमहल त्याग देना है, जैसे लक्ष्मण ने त्यागा। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सीख रहा है कि किसी की औरत को उठा के ले जाना भी जायज है, और वो ये भी सीख रहा है कि किसी को काटना भी जायज है। हमारे समाज में औरत को कभी भी गलत नजर से नहीं देखा जाता था, कभी भी नहीं देखा जाता था, बल्कि गांव का तो यह माहौल था कि पूरे गांव की बेटी को, किसी भी बिरादरी की बेटी है, अगर दूसरे गांव में ब्याह रखी है और हम बाय चांस उस गांव में चले जाएं और हमें पता चले कि उस गांव में हमारे गांव की बेटी है, तो उसको हम अपनी बेटी की तरह मान सम्मान उसके हाथ में दे के आते थे। क्यों जी? वो तो अभी भी दे के आते हैं कहने को। लेकिन किसी की औरत को गलत नजर से देखना टेलीविजन ने पहली बार हमको बताया। नहीं, फिल्मों में शक्ति कपूर ने रास्ता रोकना सिखाया, लड़कियों का सिखाया ना, बबलमा, सबने सुना होगा यह डायलॉग। मतलब
4-5 लड़के मिलकर के किसी एक लड़की को पकड़ सकते हैं, घेर सकते हैं, उसका रेप कर सकते हैं। ये कल्चर हमको टीवी ने सिखाया, हमारे समाज का कल्चर नहीं है ये, हमारे भारत का तो कल्चर कम से कम नहीं है ये। नहीं समझे आप बात? तो छोटे बच्चे को हम ये सिखा रहे हैं कि युद्ध में वो नारा लगाते हुए भी हम ऐसा कर सकते हैं, वो किसी की औरत को उठाकर ले जा सकता है, अगर आपकी बहन को किसी ने छेड़ दिया है तो आप उसकी औरत उठा लो। ये भी तो सीख लेगा ना छोटा बच्चा। तो अब ये कैसे सीखेगा, इस पे आएंगे हम। लेकिन इसके बाद आप सोचो, एक मैं शब्द बोलता हूं और आप जरा सोच कर बताना। मैं उसके घर में गया और उसके घर में तो महाभारत हो रही थी। क्या मतलब है इसका? बहुत खतरनाक झगड़ा हो रहा था, एक दूसरे का खून, मतलब भाई भाई का दुश्मन हो रहा था। भाई भाई का दुश्मन जमीन पर हो जाए, वो कोई किसी की औरत को मतलब गलत बोल दे एक जना, मतलब, और उसकी वजह से युद्ध इतना लेवल पे चला जाए कि वो एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाएं, और जमीन की, मतलब वो कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी तुझे जमीन नहीं दूंगा। ये आइडिया तो कब आया? पहली बार जब महाभारत हमने देखी। उससे पहले तो हमको मालूम ही नहीं था कि किसी दूसरे की जमीन हथियानी भी होती है। क्यों जी? जमीनों की रजिस्ट्री नहीं होती थी हमारे यहां, तो ठीक है, चल रहा है चल रहा है। हम तो सारे लोग मिलकर के एक दूसरे की मदद किया करते थे, हमारे तो समाज का ये कल्चर था। लेकिन भाई और भाई के झगड़े को महाभारत का नाम दिया। देखो कितना खूबसूरत उन्होंने तो ये भी, मैं ये कह रहा हूं, महाभारत में अगर गीता सार हमको मिला वहां से, अगर कृष्ण ने वहां जो हमको बताया, जो उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे षड्यंत्र भी तो करने सिखाए होंगे शकुनी ने, जो भाइयों के साथ किए जाते हैं, जो परिवारों में किए जाते हैं। एकता कपूर ने सिखाया बहुत सारे षड्यंत्र, तो ननंद भाभी के और मतलब देवरानी जेठानी के और सास बहू के। लेकिन उससे पहले, एकता कपूर से पहले शकुनी ने सिखाए, और उससे पहले के आपको मैंने बता ही दिया। और ये मैं आपको अभी प्रूफ दूंगा, इसका मैं आपको सबूत दूंगा, ताकि आपको लगे कि यार ये वाकई ऐसा होता है। क्योंकि आपको फील होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार कमर सीधी करिएंगे, सारे लोग कमर सीधी करके बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सभी लोग आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल आंखें बंद, कुछ नहीं, चोरी आंख से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है। मतलब देख करके आप अपनी ही थॉट प्रोसेस को रोकोगे, आप अपनी सोच को सिंपल आपने ये देखना है। जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, फालतू चीजों के ऊपर फोकस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद करके लेकिन फोकस कर पाएंगे आप, आंखें बंद करके। पता नहीं कुछ लोगों को मानने में ऐसा लगता है जैसे उनकी वो अभिमान जो है वो टूट जाएगा कि मैं मानूंगा नहीं, चाहे कुछ भी कह ले, मैं नहीं आंख बंद करूंगा। आंखें बंद करने को बोला भाई, यहां आ गए हो तो कर ही लीजिए, क्या दिक्कत है। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक वारदात जिसके बारे में आपने सोचना है। सोचने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप काहे को नहीं करते हैं बंदा, मतलब आपको क्या देखना है ऐसा। 2 मिनट की बात है सिर्फ मात्र। मैं आपको जो भी बोल रहा हूं उसके लिए आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप कुछ भी सोच सकते हैं। मैं इसलिए एक चीज एक कहानी छोटी सी बता रहा हूं जस्ट। आप यहां ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं और बैठे बैठे ट्रेनिंग के दौरान अचानक से, इमेजिन करना है ये सिर्फ आपने, अचानक से फोन आता है आपके घर से, और जैसे ही आपने फोन उठाया पता चलता है कि आपके घर का एक व्यक्ति आपके पड़ोसी से लड़ रहा है, कि उसने कोई बताया, मतलब नाम लेकर बताया कि तुम्हारा ये मतलब रिश्तेदार पड़ोसी से लड़ रहा है। आंखें बंद करके रखिए। आपने सोचा दिमाग में क्यों हो, लड़ाई शुरू हो गई,
तो आपने दिमाग में लगा लिया अंदाज़ा कि भाई कहाँ तक लड़ाई जा सकती है, ये जो बंदा लड़ता है मेरे घर वाला, ये कैसे कैसे लड़ता है, इसका तरीका क्या है। अचानक से आप उठे, घर नज़दीकी था, आपको क्या दिक्कत है आंख बंद करना? वो पहुंचते हैं, उठ करके निकले, भागे, देखा जा करके वहाँ लड़ाई सिर्फ जबानी नहीं है, अब लड़ाई हाथापाई पे और हथियारों पे आ गई है। हमारे वाला परिवार का व्यक्ति जो है वो सामने वाले को अटैक कर रहा है, सामने वाले ने हमारे वाले पे अटैक किया, जो भी नज़दीक में मिला उससे ही वार कर दिया दोनों ने, दोनों लहूलुहान हैं। अब आंखें बंद किए किए, क्योंकि कोई किसी को देख नहीं रहा है, और आप में से आप ये बताइए किस किस ने ये सोचा था कि लड़ने वाला जो व्यक्ति आपके घर का है वो आपकी पत्नी है? किस किस ने ये सोचा था कि वो मेरी माँ है लड़ने वाली? किस किस ने सोचा मेरा भाई है, भाई वाला, मेरे पिताजी हैं लड़ने वाले? आंखें बंद करके रखिए, बताइए सिर्फ, और किसी को नहीं देखना, आप अपना अपना बताइए खाली। आपके पिताजी भी थे, आपका और कौन बच गया फिर परिवार में? पड़ोसी किसका लेफ्ट वाला पड़ोसी था? किस किस का लेफ्ट वाला पड़ोसी था? राइट वाला पड़ोसी किस किस का था जो आपके राइट में रहता है? सामने वाला पड़ोसी किस किस का था? सामने वाला भी था। पीछे घर में रहता है वही वो था किसी के, बैक साइड वाला घर का। अभी किस किस ने यह सोचा कि जब लड़ाई बज रही थी तो जो हथियार था वो ईंट था, डंडा था। डंडा वाला कौन कौन है? उधर भी हैं, डंडे वाले भी हैं। बंदूक भी सोचा किसी ने, तलवार, तलवार भी सोची। ठीक है, अब आप आंखें खोल सकते हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग तो ऐसे घुने हैं जो बोले ही नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा कौन था। लेकिन आप में से लगभग लगभग सबने सोच तो लिया ही होगा ना, लड़ाई किस मुद्दे पर बजी होगी, क्या मुद्दा रहा होगा, कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट हुए होंगे। क्यों जी, सोची होगी ना। मतलब आर्ग्यूमेंट का मैंने जिक्र नहीं किया आपके सामने। मैंने ये नहीं कहा कि मुद्दा क्या था, किस बात के ऊपर लड़ाई बजी, मैंने आपको बिल्कुल जिक्र नहीं किया था। मैंने आपको हथियार नहीं बताया, आपने हथियार अपना क्रिएट कर लिया। मतलब डंडा भी आपने डिसाइड कर लिया, तलवार भी आपने डिसाइड कर ली, ईंट भी कर ली, कुछ लोगों ने गंडासा भी कर लिया, कुछ लोग मतलब अलग अलग जैसा हथियार आपको नजर आएगा। और कुछ लोगों ने यह देखा कि मेरे परिवार में लड़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो आपने वो भी इमेजिन खुद ही कर लिया कि परिवार का व्यक्ति कौन है। नहीं, यहां पर वो पूरी फिल्म किस किस के दिमाग में चल रही थी? चली किसी के दिमाग में? चली। अब पूरी फिल्म चल रही थी और आप उसको इमेजिन करके देख पा रहे थे। अपनी मर्जी से स्वतंत्र थे आप उसके ऊपर निर्णय लेने में। अगर मैं अब एक काम करता हूं, आपके परिवार की कह लो या किसी दूसरे अभिनेता की कह लो, ऐसी ही एक फिल्म यहां चला देता हूं स्क्रीन पर, थिएटर में, जिसमें यह भी मालूम है कि लड़ने वाला कौन है, यह भी पता है कि किसने किसको क्या कहा, यह भी पता है कि किसने किसको किस हथियार से मारा, फिर भी आप उससे अलग सोच पाओगे क्या? नहीं सोच पाएंगे ना, कभी भी हम उससे कभी नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, और जब आप किताबों को छोड़कर ऑनलाइन एजुकेशन में आते हो, समझ गए? आपके बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन क्यों दी गई? आपके बच्चों को टैबलेट क्यों दिया जा रहा है?
आपके बच्चों को मोबाइल की तरफ अग्रसर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनका दिमाग ब्लॉक करना है, क्योंकि वो ऐसे नागरिक बनाने हैं, क्योंकि वो ऐसे इंसान बनाने हैं जिनके अंदर सोचने समझने की क्षमता जीरो हो जाए, जीरो। जो भी व्यक्ति आपको दिखा रहा है कि ये चीजें ऐसी होती है, आपको टेलीविजन पर न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, आपको बर्बाद होते हुए वो कभी नहीं दिखाएंगे, आपका परिवार टूटते हुए वो कभी नहीं दिखाएंगे, आपका समाज खराब होता हुआ वो कभी नहीं दिखाएंगे, आप कर्जे में हो इस बात को वो कभी नहीं दिखाएंगे, गलत पॉलिसी सरकार ने बनाई हुई है ये कभी नहीं बताएंगे। वो आपको बताएंगे इजराइल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, कौन सा नेता बढ़िया है, कौन सा नेता खराब है, ये वो बताएंगे आपको, और फिर आप उसको सच मान लोगे। वैसे ही जैसे आपने रामानंद सागर की प्रोजेक्टेड रामायण को सच मान लिया, पेड रामायण को। कब आया टेलीविजन आपके यहां? कब आया? 85 जब रामायण आई तभी टीवी आया। पहले, उससे पहले कुछ गांव के ही मतलब अमीर से लोगों ने रामायण, मतलब पहले टीवी लेके आए थे, बाद में रामायण आया था, रामायण आई थी। और प्रोसेस को देखिए, 87 में रामायण आती है, 89 में महाभारत आती है, फिर श्री कृष्णा आता है, फिर जैसे ही वो सब खत्म होते हैं 92 में लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा लेके निकल लेता है ना? फिर राम जन्मभूमि वाला कांड होता है और तब वो नारा गूंजता है जय श्री राम का। एक बार पता करना किसने फंडिंग किया था रामानंद सागर को, क्योंकि जितनी भी फिल्में हॉलीवुड में आती हैं, जितना भी पैसा आपके टीवी चैनलों पे लगता है, जितने भी ये जो सीरियल बनते हैं, इन सबका कोई ना कोई फंडिंग का एक स्रोत होता है। ये पैसा जैसी मानसिकता के लोगों से आता है, फिल्म में उनको वो वाली चीजें, नाटक में उनको वो वाली चीजें डालनी जरूरी होती हैं कि हमको ये मैसेज देना है भैया। जब आप लेवल 3 की ट्रेनिंग में आओगे ना जनता सरकार मोर्चा की, तो आपको अखबार पढ़ना और टीवी देखना सिखाएंगे। मतलब आप सीरियल के अंदर से वो आपको क्या सिखाते हैं और आप क्या सीखते हैं ये बता देंगे हम आपको। इस लेवल तक की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग वो होती है, आपकी कंडीशनिंग होती है आपकी, हमारी, छोटे बच्चों की। अभी छोटे छोटे बच्चों के जो कार्टून्स आ रहे हैं ना, हम लोगों के पास समय नहीं है देखने का, लेकिन आपके जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके कार्टून्स में बैकग्राउंड में एक तो जो पीछे जो ग्राउंड दिखाया जाता है कॉमिक्स में भी और कार्टून में, कार्टून के बैकग्राउंड में जो आसमान दिखाया जाएगा, उसके अंदर कैमट्रेल दिखाई जाएंगी खूब सारी, वो जहाज आते हुए जाते हुए दिखाए जाएंगे, जिससे उन बच्चों को वो नॉर्मल लगे। हम भी बचपन में बाहर सोते थे, छत पे सोते थे, तो बाहर सोते हुए हमने भी जहाज की वो पीछे से पूंछ बनी देखी है। हमको हमारे बड़े वालों ने क्या बताया, हमसे बड़ों ने, तो ना धुआं है जहाज का। हमको ये किसी ने नहीं बताया कि उसके अंदर लेड भी फेंका जा रहा है, एल्यूमिनियम भी, बेरियम भी, वो जो घातक केमिकल हैं बॉडी के लिए वो हैं इसके अंदर, और वो आपकी फसलों पर भी गिरते हैं, आपके जानवर जो बाहर खाना खा रहे हैं उसके खाने में भी गिरते हैं, वो हमारी स्किन पर भी गिरते हैं, तो हमारी स्किन की एलर्जी करते हैं कि क्या करते हैं, हमारी फसलों के अंदर या पानी के स्रोत जितने जोहड़, तालाब, जितने भी ओपन स्रोत है, सब में गिरता है ना वो केमिकल। जब बारिश होगी उसके बाद सारा उसके साथ आएगा, जो बाकी का हवा में सस्पेंडेड रह जाएगा वो बारिश के साथ आएगा। बारिश आपने तो देख ही लिया होगा, पिछले कुछ अखबारों में पढ़ा ही होगा, अपनी मर्जी से बारिश कर सकते हैं ये लोग, जहां उनको करनी है वहां कर देंगे, जहां उनको केमिकल डालना है वो कर देंगे। तो ये सब हमको कब से देखने को मिल रहा है और हमें लग रहा है बड़ा नॉर्मल है। ऐसे ही छोटे बच्चों को आजकल ये दिखाया जा रहा है कार्टून्स के अंदर कि लड़के को लड़का किस कर रहा है, लड़की को लड़की किस कर रही है, तो नॉर्मल है। और ये LGBTQ का प्रोपेगेंडा है, पूरा फिल्मों में आता है ना, बड़ा स्पेशलाइज्ड फिल्में बनी है इसके ऊपर डिस्कशंस होता है,
सरकारी प्लेटफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म इस पर डिस्कशन करके हमारी नई पीढ़ी को यह बता रहे हैं कि नॉर्मल है। समझ रहे हैं आप? और इस चीज को कितनी बड़ी रिसर्च की होगी इससे पहले आप सोच भी नहीं सकते। जिस टाइम पर एक प्रोपेगेंडा चला था कि गणेश जी ने दूध पिया, शिव जी ने दूध पिया था एक बारी ना, शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पे, और वो खबर कितनी प्रोपेगेट हुई थी इसकी टेस्टिंग की जाती है। आजकल भी आपने अपने व्हाट्सएप के ऊपर कुछ खबरें देखी होंगी, जो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं उनको वो चीजें बड़ी अच्छे से समझ आएंगी। उसमें लिखा जाता है ये बच्चा फलाने जगह से गुम हुआ है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। पता चलता है वो बच्चा पिछले 5 साल से गुम चल रहा है। 5 साल पहले गुम हुआ था, वो आज भी गुम ही चल रहा है। देखा ना, जो थोड़ा ठीक से यूज करते हैं। फिर किसी के यहाँ कृपा होती है तो वो कृपा भी 5 साल से चल रही है, घूम फिर के फिर आ जाती है आपके मोबाइल के अंदर। बचपन में आपने पर्चे देखे होंगे, उन पर्चों में ये आता है कि एक लाला जी थे, उनके यहाँ सांप निकला, सांप की उन्होंने पूजा अर्चना की, जैसे उस दिन का समय था, देखा तो वहाँ एक संदूक मिला, उसमें धन मिला। फिर उन्होंने मतलब उनको एक पर्चा मिला था, उस पर्चे पे लिखा हुआ था कि अगर आप 10,000 पर्चे छपवा कर बांटोगे तो आपको फिर धन मिलेगा। जिसने भी इसकी अवहेलना करी है उनका बड़ा नुकसान हुआ है, जो इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा उसको कल सुबह तक बुरी खबर मिलेगी, जो फॉरवर्ड करेगा उसको अच्छी खबर मिलेगी, जो पर्चे छपवा कर बांटेगा उसके लिए बड़ा अच्छा होगा, और जो नहीं छापेगा उसको बुरी खबर मिलेगी। ये सुना होगा ना, आपने देखा होगा बचपन से। ये क्यों होता होगा सोचो आप। आपने इसको नॉर्मल माना है, आप इसको बहुत नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। आप इसको ऐसा समझते हैं कि कोई पागल डाल देता है और फिर होता है, नहीं, इसको बाकायदा उस टाइम की जो भी सरकार मौजूद में होती है, उस टाइम की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाली सरकार कर रही है, उस टाइम अगर कांग्रेस की थी, देवेगौड़ा की थी, वाजपेयी की थी, आई डोंट केयर मतलब, लेकिन उस मूवमेंट जिसकी सरकार होती है, संचार के साधनों पर उसका कंट्रोल होता है, और वो उस संचार के साधनों से ये चेक करती है कि इस देश में कितने प्रतिशत लोग मूर्ख हैं। आपका एक मैसेज कहां से चला था और कितने लोगों को फॉरवर्ड किया गया, पूरा एल्गोरिदम आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सब जगह होता है। तो जब आपका एक मैसेज सर्कुलेट होता है तो वो कैलकुलेट करते हैं कि गुम होने वाला मैसेज कितना चलता है, ये भगवान वाला मैसेज कितना चलता है, जहां से डर फैलता है वो वाले मैसेज कितने चलते हैं, अफवाह वाला कितना चलता है, धर्म के नाम पर कुछ गलत फैलाया जाए तो वो कितना चलता है, दुश्मनी का कितना चलता है, प्यार वाला कितना चलता है, पॉलिटिक्स का कितना चलता है, इस पार्टी के फेवर का कितना चलता है, इस पार्टी की खिलाफत का कितना चलता है, सब कुछ पता चलता है ना भाई। अगर पेज पे जाओगे फेसबुक के तो उसमें पता चलता है ना रीच कितनी रही इस पोस्ट की, कितने लोगों तक गई है। अगर आपको व्हाट्सएप का एल्गोरिदम नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट्सएप के ऊपर भी बाकायदा एक एल्गोरिदम तैयार किया जाता है जिसमें यह मालूम पड़ जाता है कि एक मैसेज कितना सर्कुलेट हुआ, कितने दिन में कितने लोगों तक पहुंचा, उसमें से कितनों ने उसको पढ़ा, कितनों ने उसको फॉरवर्ड किया, कितनों ने पढ़ के सिर्फ वहीं तक रखा। ये पूरा कैलकुलेशन होता है परसेंटेज, और उसके हिसाब से फिर सरकारें अपनी अगली चुनाव की तैयारी करते हैं कि अभी हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख बनने लायक हो चुकी है, अब ये ऐसी हो चुकी है, अब इसको इस मुद्दे पर बकाया जा सकता है, अब ये लोग कटने के लिए तैयार हैं, अब ये लोग मरने और मारने के लिए तैयार हैं, अब ये लोग अपने बच्चों के लिए लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने नेता के लिए लड़ लेंगे। आपके बच्चों को घर में घुसकर वो लोग वैक्सीन ठोक रहे थे, अगर आपको गलत लगता था तो आप में से कोई नहीं बोला, लेकिन आपके नेता की बुराई कर दोगे तो आप लड़ने को तैयार हो जाओगे अपने भाई से, अपने पड़ोसी से। ये पता है उनको, दे नो
इट कि ये लोग इतने बेवकूफ हैं, अपनी फैमिली के लिए इनके पास समय नहीं है, लेकिन नेताजी की रैली के लिए एक थैली में चले जाएंगे ये लोग। ये जानते हैं कितने प्रतिशत लोग पैसे में दिहाड़ी में जाते हैं, कितने प्रतिशत लोग सच में आपकी आस्था, कौन लोग कैसे वोट करते हैं, पूरा रिसर्च रहता है इनका। आपके पास कोई रिसर्च नहीं रहता है। तो मैं जिस बात को शुरू कर रहा था वो ये थी कि आपके दिमाग को ये लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं और आपको कभी मालूम नहीं पड़ता है कि आप जो खरीद रहे हो वो खरीदने के लिए आपको मजबूर किया गया है एडवर्टाइजमेंट और मोबाइल और टीवी के अंदर जो चल रहा है उसके जरिए। आपने कुर्ता पायजामा कब पहनना छोड़ा होगा? आपने अपने झारखंड की जो पुश्तैनी, जो आपकी पुराने पुश्तों से चलती आ रही वेशभूषा कब छोड़ी होगी? कुछ याद नहीं होगा आपको। लेकिन अगर थोड़ा सा आंख बंद करके दिमाग लगाकर अपने बुजुर्गों से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपकी लोकल टेलीविजन के अंदर, जब आपकी हिंदी फिल्मों के अंदर, जब अभिनेता जो होता है, जो आपका फिल्मी हीरो है, जब हीरो का बाप जो कि गरीब किसान है, जब वो गांव से अपने बेटे को मिलने जाता है कॉलेज में, तो वो उससे मिलने से मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं जानता ही नहीं इसको, उसके फटे कपड़े रहते हैं, उसके मैले कपड़े रहते हैं, और वो उसको जानता नहीं है क्योंकि अपने दोस्तों के सामने उसे अपनी रेपुटेशन बनानी है, और वो बोलता नहीं ये तो नौकर है मेरे घर का। ये तो सबने सुना होगा ना डायलॉग। देखो कमाल की बात, आपकी लोकल भाषा में भी ये फिल्म बन गई, ये डायलॉग भी बन गए, ये कहानियां भी बन गई। ये कैसे आया? ये जिस दिन से आया ना उस दिन से आपने कुर्ता पैजामा पहनना बंद किया है, क्योंकि वहां से गरीबी झलकती है। ये हमें टेलीविजन ने बताया, समझे ना? टीवी ने हमको यह बताया कि इस तरह के कपड़े पहनोगे तो आप गरीब कहलाओगे और गरीब की इज्जत नहीं होती है। यह हमको टीवी ने बताया, जबकि हमारे गांव देहात का ऐसा कल्चर नहीं था। यहां कपड़ों से किसी को नहीं देखा जाता था कि किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। हमारे गांव देहात के कल्चर में जो आदमी गलत करता था केवल उसका विरोध किया जाता था। कपड़े कैसे हैं? वो एक ही पैजामा, मतलब यार मैंने देखा है 100 बीघा का मालिक पूरे साल में 2 ही कुर्ते पैजामे में काम चला रहा है। एक धो रहा है, एक पहन रहा है, एक धो रहा है, एक पहन रहा है, एक तीसरा कुर्ता पैजामा रखा है जो उसने ब्याह शादी और बाहर रिश्तेदारी में जाने के लिए। फालतू क्यों बना लगाना? पैसा अगर आ भी गया उससे वो सोना खरीद रहा है, चांदी खरीद रहा है, वो उससे बैल खरीद रहा है, वो उससे गायें खरीद रहा है, वो उससे भैंस खरीद रहा है, वो अपने खेत खरीद रहा है, उससे जमीन खरीद रहा है, वो असली पूंजी खरीद रहा है उस पैसे से। वो कभी भी बेफजूल की चीजों में, लोगों को दिखाने वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसको नहीं फर्क पड़ता है कि कौन सी कंपनी के जूते बढ़िया हैं, वो अपने गांव के चमार से ही अपनी जूती बनवाता है। उसको कंपनियों में इंटरेस्ट नहीं है, और जब तक उसको कंपनियों में इंटरेस्ट नहीं था तब तक उसकी औरत के, उसकी मां के, उसकी दादी के गले में, पैरों में सोना और चांदी रहा। जब से उसके गांव में कंपनी आई तब से वो कर्जदार हुआ, और आज हालत ये हो गई कि आपके गांव का एक एक व्यक्ति कर्जदार है। एक एक व्यक्ति, एक भी आदमी नहीं है जो आपके गांव में कर्जदार नहीं है। सबकी जमीन कर्जे पे बैंकों के पास नीलाम पड़ी हुई है। ये वहां से किस दौर में लेकर आए, ये आपको सोचना सिखाया। ये छोटे बच्चे हैं ना, इनके स्कूलों में जब आप जाओगे, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाओगे, एक छोटा सा सवाल मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने भी अगर वो किताब आ जाए एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी वाले बच्चे की, उस किताब के अंदर किसी तड़ी पार का फोटो है और उसने कोट पैंट पहना हुआ है। तड़ी पार तो समझते ही हैं कौन है, पता ही होगा ना। तड़ी पार ने कोट पैंट पहना हुआ है और उस बच्चे के पिताजी ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई है, और उसमें पेपर हमें क्वेश्चन है कि जेंटलमैन को सर्कल करना है। बताओ किसको करेगा आपका बच्चा? अपने बाप को करेगा या तड़ी पार को करेगा? ये कन्फर्म है। उन्होंने आपके बच्चे को ये दिखाया कि ऐसे कपड़े पहनने वाला ही जेंटलमैन होता है। समझ गए ना?
काम करने वाला मतलब ऐसे काम करने वाले को हम इज्जत देंगे कि नहीं देंगे ये तय नहीं किया हो। अब जब आपके बच्चे को बचपन में ही अगर बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया जाएगा, बड़ा हो करके तो वो आदमी की इज्जत कपड़ों से ही करेगा भैया। फिर क्यों जी? फिर तो अगर उसके पिताजी अगर अप टू डेट नहीं रहेंगे तो उसकी भी इज्जत नहीं होगी। फिर तो सिंपल सी बात है भैया, फिर तो उसके परिवार में झगड़ा होना तय है, फिर तो दिखावे का ही दौर आना है। ये आप समझ पा रहे हैं मैं किधर लेके जा रहा हूं आपको? मैं आपको ये इसलिए लेकर के जा रहा हूं क्योंकि अभी तक जो आपने किया है, अभी तक जो आपने सोचा है, अभी तक जो आप कर रहे थे, जब इस ट्रेनिंग के एंड तक आप पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब कुछ आपसे करवाया गया है। आप चाहते नहीं थे लोन के जाल में फंसना, आप चाहते नहीं थे यहां तक आना, आप चाहते नहीं थे इस लेवल पर चले जाना कि हमारे बच्चे जहर खाना शुरू करें। आप चाहते थे क्या कि आपके बच्चों का खाना, अभी देखो बीमारी हो रही है बहुत सारी, आपके गांव में देखोगे आप हर घर के अंदर मतलब दवाइयों का वो बड़ा डब्बा रखा हुआ है जिसमें सभी तरह की दवाइयां हैं और घर में सभी तरह की बीमारियां हैं। आप कहने लगो कि आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई है, तो अपना बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति क्या लाइन बोलेगा? बोलो, खाना ही ऐसा हो गया है, खाना ही खराब हो गया, ऐसा बोलते हैं ना आजकल का खाना। अच्छा देखो कमाल की बात यह है कि आप बीमार हैं, पूरा गांव बीमार है और उसको मालूम है कि खाना खराब हो गया है, तो उनको वो खाना ठीक करने से रोक कौन रहा है भाई? नहीं। कौन मां अपने बच्चे को जहर खिलाएगी? कौन बाप अपने बच्चे के लिए गलत खाना लेकर आएगा? कौन मास्टर जी अपने बच्चे को गलत खिलाएगा? कौन खिला रहा है अपने बच्चे को गलत भाई? आप लोग अपने बच्चे को जानबूझकर गलत खिलाओगे क्या? लेकिन आपको पता ही ना हो कि आप क्या खिला रहे हो, और आपसे ये करवाया जा रहा है और आपको मालूम नहीं है। मैं इसी संदर्भ में एक छोटा सा वाकया बताता हूं आपको। एक गांव में सेमिनार करने के बाद हम लोग किसी के घर चले गए, मतलब मैं ही था, वैसे दूसरे साथी थे वो बाहर खड़े बात कर रहे थे और मैं बैठा जैसे चर्चा कर रहा था। तो मैंने क्योंकि हम लोग खेती पर भी बात करते हैं कि आपकी पूरी खेती को हम बदलने के लिए जनता सरकार मोर्चा में या तो आप में से कोई काम कर रहा है पहले से ही, जो नेचुरल खेती जो होती है जिसको हम वैदिक परंपरा से खेती करना बोलते हैं प्राकृतिक तरीके से, या तो आप में से वो लोग खेती करते हों तो हमें बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। नहीं तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इस तरह की खेती में डील करते हैं और हम उनको बताते हैं कि आपको अपनी खेती कैसे इस तरह से लेकर के जानी है कि पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार। यदि आपके खेत में पूरी पैदावार भी हो जाए और आपको केमिकल की भी जरूरत ना पड़े तो केमिकल का खर्चा बढ़ेगा, पैदावार उतनी होएगी तो आपका ही लाभ है इसके अंदर सिंपली। तो हम किसान को ये बताते हैं। तो उसमें जब उस खेती वाली मीटिंग के बाद जब हम किसी के घर गए हुए थे तो मैंने उस घर के बुजुर्ग को बोल दिया कि ताऊ अपने खेत में ये जहर डालना बंद कर दो, अच्छी बात नहीं है ये, क्यों आपके बच्चे ही खाते हैं इसको, फायदा कुछ नहीं है। उसने बोला नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग ना खाने वाले में नहीं डालते। मैंने कहा मतलब? कहता है 5 एकड़ जमीन है अपने पास, 5 एकड़ में से 1 एकड़ हम लोग खाने का और डंगरों का रखते हैं, 4 एकड़ में हम डीएपी यूरिया और ये सब डालते हैं केमिकल्स, पेस्टिसाइड और मतलब ये जो जहर है जितना भी वो उधर डालते हैं। तो मैंने कहा वो 4 एकड़ का क्या करते हो आप? बोला वो तो खाते नहीं है ना, वो तो मंडी में जाता है। अच्छा वो तो मंडी में जाता है, ठीक। वो इतनी देर में उसका पोता जो है वो दरवाजा खोल के एंटर किया। उसने बोला नमस्ते कर भाई ताऊ के, मैंने नमस्ते करे उसने, और उस बच्चे के हाथ में ना एक ब्रेड का पैकेट था। तो मैंने ताऊ से पूछ लिया, मैंने कहा ताऊ ये जो ब्रेड है ये उस 1 एकड़ वाले में से है कि 4 एकड़ वाले गेहूं का है? नहीं समझे ना आप बात को? जो आपने 4 एकड़ वाले में जो जहर डाला था ना वो मंडी में चला गया, मंडी से वो कंपनी ने खरीद लिया, कंपनी ने
कुछ ने बिस्किट बनाया, कुछ ने मैदा बनाया, कुछ ने आटा बनाया, कुछ ने उसके ब्रेड बनाए, कुछ ने उसका डबल रोटी बनाया, कुछ उसका पिज़्ज़ा बनाया, कुछ उसका बर्गर बनाया, कुछ उसका हॉट डॉग बनाया, कुछ उसके चाउमीन बनाए, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। वो सारा जहर का ही तो बनाया जो आपने बेचने के लिए बाजार में उतारा था। लेकिन उसको किसान को साइकोलॉजिकली इतना कमजोर कर रखा है कि जब हम उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें ये चीज को नहीं डालना है अपने खेत में, तो किसान डरता है। वो बोलता है कि मैं कर्जे में हूं, नया एक्सपेरिमेंट करूंगा और पैदावार नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊंगा। फिर हम यहां तक भी आते हैं कि हम गारंटी लेते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी की जितनी पैदावार आएगी एवरेज, उतनी पैदावार की गारंटी हमसे ले लो। मान लो पड़ोसी ने अपना धान या अपना गेहूं बेचा 40,000 का, अपने तुम्हारे 1 एकड़ में एवरेज उसकी रही, तो तुम हमसे 40,000 ले लेना, बात खत्म ना। चाहे तुम्हारा 10 मन हो, चाहे तुम्हारा 10 क्विंटल हो, चाहे 20 हो, कोई फर्क नहीं, तुमको इसके 40,000 मिल जाएंगे। और ये हमने करके दिखाया। अभी पीछे से अगर आपने वीडियो देखी हो, जिसने भी हमारे कहने से जिसने फसल लगाई हुई थी, हमने उनको कुछ ट्रायल के बेसिस पर उनकी वीडियोस लोगों को दिखाई कि पड़ोसी के खेत में धान हो रही है 40 मन, हमारे वाले जो बिना किसी केमिकल की खेती है वहां हो रहा है 60 मन। पड़ोसी बेच रहा है उसको 4,000 रुपए क्विंटल में मंडी में जो उसका रेट है, हम बेच रहे हैं उसको 6500 रुपए क्विंटल। मतलब ज्यादा पैदावार, ज्यादा रेट मिल रहा है, क्योंकि शहर में लोग असली बिना केमिकल की चीज खाने के लिए तो तैयार बैठे हैं मुंह मांगे दाम देने के लिए। आप एक बार निकलो तो सही घर से बाहर, हिम्मत तो करो थोड़ा सा उसको परिवर्तन करने का। लेकिन नहीं थे कुछ लोग, तो हमने इनिशिएटिव लेकर के कहा कि हम रिस्क लेते हैं, तुम बो और देखो फिर क्या करते हैं। नुकसान हुआ तो हमारा, फायदा हुआ तो तुम्हारा। हम फायदे में परसेंटेज नहीं लेते हैं, हम नुकसान में ले लेंगे हमारा हिस्सेदारी। और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ आज तक। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर अपनी सोच को बदलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरे का भला करने में आनंद कितना है, और अपना भला करने के लिए, अपने फायदे के लिए ये मजबूरी है हमारी कि हमको अपने पड़ोसी का भला करना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कोई। और इसी विचारधारा पे हम लोग चले हुए हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित तब रहेगा जब मेरे पड़ोसी का बच्चा सुरक्षित रहेगा, और इसी कारण से मेरा गांव सुरक्षित तब रहेगा जब मेरा पड़ोस का गांव सुरक्षित रहेगा, और गांव सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। तो मतलब यह हुआ कि अगर अपने बच्चे को बचाना है तो आपको अपने पड़ोसी के बच्चे को बचाना पड़ेगा, अपने गांव को बचाना है तो आपको पड़ोस के गांव को बचाना पड़ेगा, अपने देश को बचाना है तो गांव को बचाना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली कह लीजिए कि आप ये लड़ाई अपने खुद के बच्चे को बचाने की कह लीजिए या अपने देश को बचाने की कह लीजिए, आप जैसा चाहें वैसा उसको परिभाषित कर सकते हैं। कुछ लोगों को देश के लिए काम करने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति का वो साथ दे रहा है उसे ऐसा लगता है कि मैं देश की भलाई के लिए काम कर रहा हूं, इसीलिए वो इतना गौरवान्वित महसूस करता है कोई नारा लगा करके। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मेरे जैसे स्वार्थी लोग हैं, मैं ऐसा कहता हूं कि मेरा बच्चा ही तब सुरक्षित होएगा जब मेरा समाज सुरक्षित होएगा। तो मेरे जैसा आदमी कहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं सारी मेहनत। कोई दूसरा आदमी जो शेखी मारने के लिए कह देता है कि मैं तो देश बचाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन देश भी केवल तब बचेगा जब आपका, पड़ोसी का, गांव का ना सिर्फ बच्चा बचेगा बल्कि पशु भी बचेंगे, जंगल भी बचेंगे, जीव जंतु भी बचेंगे। आपके खेत का केचुआ भी अगर मर रहा है ना तो देश बर्बाद हो रहा है। बस ये समझना पड़ेगा अपने को। अगर चिड़िया बर्बाद हो रही है, अगर चिड़िया मर रही है तो बर्बाद हो रहा है सब कुछ। अगर आपका हसदेव लूट रहा है यहां से तो देश लूट रहा है। ये कहीं आप ये सोच रहे हो। और मैं आपको एक बात इस हसदेव वाले कार्यक्रम से जोड़ करके बता रहा हूं आपको। मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि आपने अपनी झारखंड की पारंपरिक वेशभूषा कब छोड़ी थी,
ये तो सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। आपको वो पारंपरिक वेशभूषा छोड़ने से नुकसान क्या हुआ ये नहीं आपने समझा कभी। क्योंकि लोगों ने, टेलीविजन ने या मीडिया ने आपको ये तो बता दिया कि ये पारंपरिक वेशभूषा तो गरीबों की और अनपढ़ लोगों की, जाहिलों की और जंगली लोगों की है, और पढ़े लिखे जेंटलमैन लोग तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कंपनी वाले। तो हमने कंपनी वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए क्योंकि हमको भी जेंटलमैन बनना था, हमको भी जेंटलमैन दिखना था। लेकिन उसका असली नुकसान क्या हुआ ये नहीं समझ पाए आप लोग। हम नहीं समझ, मतलब पूरा समाज ही नहीं समझ पाया, आप और मैं तो क्या, कोई नहीं समझ पाया। उसका रीजन ये है, देखिएगा, गौर करिएगा, जिस दिन से गांव ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और अपना न्याय प्रतंत्र को छोड़ा, जिस दिन से हम अपने मूल से हटे, उसी दिन से, इसको खाली कर दो पहले, बिल्कुल ठंडा है पानी यार। जिस दिन हम अपने मूल से हटे उसी दिन हमारी बर्बादी शुरू हुई है। हमारे गांव में पुलिस की एंट्री तब से शुरू हुई है जब हमने पंचायतों पर भरोसा करना बंद किया। क्यों जी? पुलिस की एंट्री तब हुई है जब पंचायतों पर भरोसा करना शुरू किया। और जब पुलिस की एंट्री गांव में हुई है तो आपके गांव में नशा बिकना शुरू हुआ है। पुलिस पहले आपके गांव में एंटर किया है नशेखोरों को सुरक्षित रखने के लिए। कहीं आप सोच रहे हो ये आपके न्याय तंत्र उसी दिन से खराब होना शुरू हुआ है ना, जिस दिन से पुलिस आपके गांव में घुसी है। क्राइम उसी दिन से बढ़ा है, नशा उसी दिन से बढ़ा है, समाज में अन्याय की बढ़ोतरी उसी दिन से होनी शुरू हुई है जिस दिन से पुलिस आपके गांव में एंटर किया है। और पुलिस आपके गांव में एंटर किया है जिस दिन से आपने पंचायत के वर्चस्व को नकारा है। उसके बाद पुलिस ने आपको डंडे मारने और आपके ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगने कब शुरू किए? जब आप अपने गांव से निकलकर बाहर गए। जब तक आप अपने गांव में रहे, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में रहे, आपने अपना जन्म प्रमाण पत्र भी कभी नहीं बनवाया किसी से। क्यों जी? जो 40 प्लस के लोग हैं, किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पैदा होने के बाद, किसी के मां बाप ने कोई कागज नहीं बनवाया, और सब पढ़ लिख के गए। स्कूल में बाप ने जो बोल दिया वही जन्म प्रमाण पत्र में लिखा, वही उसकी 10वीं की डीएमसी में लिख दिया। जो 10वीं की डीएमसी में हो गया वही परमानेंट हो गया, वही आपके लाइसेंस पे आएगा, वही सब कुछ। यानी कि जो बाप ने बोल दिया, जो हमने बोल दिया वही है, बात खत्म। कोई सरकार सरगुर कुछ नहीं। ये मैं आपको वो बता रहा हूं, आपके गांव की ताकत बता रहा हूं मैं आपको, कि जब आप अपने गांव के साथ जुड़े हो तो जो आप कह रहे हो वही सत्य है। भाड़ में जाए सरकार, भाड़ में जाए सरकार के कानून और उसके कागज। आपने कहा इस दिन पैदा हुआ मेरा बच्चा तो उस दिन लिखा जाएगा। यह थी आपकी गांव की ताकत। इन्होंने आपके गांव को, जो कि सारा का सारा आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड था और इंटरमिंगल्ड था और एक दूसरे को कोऑपरेशन में चलता था कि एक की मदद दूसरा करता था। किसान ने फसल उगा दी, एक हिस्सा नाई को दे दिया, एक हिस्सा चमार को दे दिया, एक हिस्सा कुम्हार को दे दिया, एक हिस्सा अपने अपने लुहार को, समाज के जितने भी हिस्से थे उन सबको एक एक हिस्सा दे दिया। उसके बाद उनको अपने डंगरों के लिए न्यार चाहिए, घास चाहिए, जाके किसान के खेत से ले आए। जब खेत में मजदूरी के लिए जरूरत पड़ी तो वो खेत में मजदूरी करने आया, साथ में अपने डंगरों के लिए घास भी ले गया। ये नहीं होता था क्या? झारखंड अलग थोड़ी है मेरे हरियाणा से, वहां भी यही होता था, हर जगह यही होता था। अब जब आप अपना सारा कमाया हुआ, पूरे दिन मेहनत करी किसान के खेत में, किसान ने जो अन्न किया उसका हिस्सा तो आपको मिल गया। आपने जो दिन में खाया पिया, आपने जो ऊर्जा शरीर में कमाई, आपने उसका हिस्सा उसको दे दिया। ऐसे करके पड़ोसियों ने एक दूसरे की मदद करके, मतलब मुझे ध्यान है खेत में से आ रहे हैं पड़ोसी, तो मेरा अंधेरा हो गया है और मेरा चाचा बोलता है चलना चलते हैं यार। वो बोलता है यार थोड़ा सा रहता है ये काट के चलते हैं। चल फिर अपन भी इकट्ठे ही काटते हैं। अपनी बुग्गी के अपना झोटे का घेरा जुआ सारों ने लग के सबका सारा साफ करा। 15 मिनट में सारे लोगों ने मिल करके उसका काट दिया। चल भी चल, अब इकट्ठे चलते हैं। नहीं होता था क्या? हम लोग सहभागिता से जीते थे। हमको किसी को टैक्स का एक सिंगल रुपया नहीं देना पड़ता था, इसलिए हम समृद्ध थे।
जब हम अपना धन अपने ही पास रख रहे हैं, मेरा धन इसके पास चला गया, इससे घूम के इसके पास चला गया, इससे घूम के इसके पास आ गया, फिर मेरे पास आएगा घूम के। वो घूमता घूमता मैंने जब काम करूंगा तो मेरे पास आएगा ही ना। काम ही धन है बेसिकली। तो जब मेरा धन मेरे पास घूम फिर के आ ही जाना है तो मैं कभी बीमार, मतलब मैं कभी कमजोर पड़ूंगा ही नहीं, मैं कभी गरीब होऊंगा ही नहीं। इसलिए मेरा गांव कभी गरीब नहीं था, कभी भी नहीं था। उन्होंने कहा कि खेती में कुछ नहीं रखा है, जमीन में कुछ नहीं रखा है, मिट्टी में मिट्टी होने का कोई फायदा नहीं है। और हमने अपने बच्चों को उनकी वाली भाषा बोलनी शुरू कर दी और हमने हमारे बच्चों को कहा कि गांव में कुछ नहीं रखा है, तुमको शहर जाना है। जैसे ही आपने अपनी मूल को छोड़ा, अपने मूल को छोड़ते ही आप हो गए शरणार्थी। जब तक आप अपने मूल पे टिके रहे तब तक थे आप मालिक देश के मालिक थे आप। जो हम लिखते हैं अपने स्लोगन के अंदर, जनता ही सरकार है। ये जनता ही सरकार का मतलब क्या है? हम मालिक हैं। कौन मालिक है? लेकिन जो अपने गांव में रहता है, पारंपरिक वेशभूषा को अपनाया हुआ है, अपनी भाषा को नहीं छोड़ा है और अपने पुरखों के न्याय प्रणाली के तंत्र को समझता है और उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करता है, वो इस देश का मालिक है। और ये काम आज के टाइम में सबसे ज्यादा कौन करता है? आदिवासी लोग। आदिवासी लोग आपके पैसे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपके बाजार पर डिपेंडेंट नहीं है, उनको किसी को टैक्स नहीं देना है। जो कुदरत ने दिया उसी को यूज किया, हर मौसम के लिए उनके पास इंतजाम है। ऐसी तैसी कराओ, दुनिया जहां मर्जी जाए, जितनी मर्जी बीमारियां कहीं आती जाओ, वहां कोई बीमारी नहीं जाती, वहां कोई नहीं घुसता। जिस दिन से वहां एनजीओ आए, जिस दिन से वहां वैक्सीनेशन आया, जिस दिन से वहां सरकारी आदमी घुसे, जब से उन्होंने आदिवासी की लड़कियों को एनजीओ के जरिए पढ़ा के एसडीएम और तहसीलदार और डीसी बनाया, तब से उनके जंगल बर्बाद होने स्टार्ट हुए। उन्होंने उन्हीं के आदिवासियों के ही बच्चों को आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जिस दिन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी ना, उसी दिन मैंने अपनी फेसबुक पे लिखा था, अब आदिवासियों का अंत निश्चित है। क्योंकि आपकी बेटी को वहां बिठाएंगे और फिर आपको जाकर आदिवासी, ए तुम कैसे लोग हो, तुम्हारी बेटी राष्ट्रपति बन गई है, वो आ रही है उसके स्वागत के लिए, ए छी गंदे, ऐसे गंदे रास्ते से उसको लेकर आओगे, पक्का रोड बनवाओ ना। जिस इलाके में कोई बीआरओ नहीं घुस सका था, आर्मी नहीं घुस सकी थी, कोई पुलिस का सीआरपीएफ कोई नहीं घुस सका था, वहां पर इन लोगों को घुसने के लिए उन्होंने कभी रोड नहीं बनने दिए थे। लेकिन अब जब मुर्मू जाएगी तो उसके लिए रोड बनेगा ही ना भैया, उनकी बेटी आ रही है, आदिवासियों की बेटी आ रही है ना। अब वो आदिवासियों को समझाएगी, देखो ये तो नियम है, ये तो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा तुमको। ये जंगल का कानून अब बन चुका है, जंगल तो अब सरकार का हो चुका है, तुमको तो यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। आदिवासी जैसे ही विस्थापित हुआ वैसे ही 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर हो जाएगा। ये बात पता है उनको। विस्थापित होते ही, अपने गांव को छोड़ते ही, अपने मूल को छोड़ते ही आपको 5 किलो अनाज चाहिए। 5 किलो अनाज चाहिए तो आधार कार्ड देना पड़ेगा, फैमिली आईडी होनी चाहिए, वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए, और भी मतलब आपको देंगे, मतलब छोटे बच्चे को फ्री वैक्सीन भी देंगे, दूसरी चीज़ें भी देंगे, लेकिन आपके ये कागज़ पूरे होने चाहिए। कागज़ आपको सिर्फ तभी चाहिए जब आप देश के मालिक नहीं हो, जब आप शरणार्थी हो। तो आपको शरणार्थी बनाने के लिए सारा खेल चल रहा है और इसमें सब सरकारें शामिल हैं। मनरेगा आपके यहां भी होगा ना? मनरेगा कब आता है? जिस जगह पर जिस तरह की फसलें भी बोई जाती हैं, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, महीना अलग अलग हो सकता है, लेकिन दिमाग पर जोर लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा के 90 से 100 दिन होते हैं जिनकी गारंटी सरकार दी, इससे पहले वाली ने चालू किया था, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं पहले वाली की बुराई कर लेता हूं थोड़ी सी ना, ताकि बैलेंस हो जाए। अब वो जो मनरेगा शुरू हुआ है, वो जो 100 दिन की गारंटी दे रही है वो सरकार, वो 100 दिन कौन से हैं? उसमें से 50 दिन वो है जब पिछली फसल कटती है और अगली फसल
बोई जाती है और 50 फिर अगले मौसम में। एक रबी और एक खरीफ ऐसे चलता है ना, तो 50 रबी के मौसम में और 50 खरीफ के मौसम में ना, ऐसे ही होता होगा ना। जिस वक्त किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है मजदूर की, उसी वक्त मनरेगा चालू है। ये शुरू में जब चालू किया गया बड़ा खेल खेला। किसान का उस टाइम पे दिहाड़ी का रेट था, हमारे वहां 150 रुपए था, आपके यहां कम होगा। यहां पे कम रखना मजबूरी है, क्योंकि झारखंड में, बिहार में प्राकृतिक संसाधन ज्यादा हैं। इन्होंने बड़ा गेम खेला हुआ है। आपके खेत में चरस निकलेगी, गांजा निकल आया, कोई नशेला पदार्थ अगर आपके खेत में मिट्टी से निकल आया तो आपको जेल होएगी, लेकिन आपके खेत में कोयला निकल आया तो उसको सरकार ले लेगी। देखो ना, मतलब गलत चीज है तो आपकी है, आपके खेत में पड़ी है, लेकिन अगर काम की चीज है तो वो सरकार की है। फिर सरकार ठेका दे देगी, किसी को भी बड़े ग्रुप को दे देगी 1 रुपया क्विंटल के हिसाब से, और वो उसमें से खनन करते रहेंगे और हम गरीब बैठे रहेंगे। तो झारखंड और बिहार के लोगों को गरीब रखा गया है। जहां जहां इनकी सड़क पहुंचती जाएगी, जहां जहां इनके मॉल आ जाएंगे, जहां जहां कंपनियां पहुंच जाएंगी, फिर आपको दिखाएंगे कि अब आपका विकास हो गया है। समझे ना? फिर आपकी दिहाड़ी भी बढ़ जाएगी। यहां के आदमी को, बिहार के आदमी को हमारे हरियाणा और पंजाब में जाके दिहाड़ी क्यों करनी पड़ती है? और कौन है वहां दिहाड़ी करने वाला? यहां से सारा बिहार, सारा झारखंड तो नहीं जाएगा मेहनत करने वहां। तो वहां कौन मेहनत करने जा रहा है पता है? जिसके वहां यहां सड़क नहीं आई है, जिसके यहां सड़क नहीं पहुंची है अभी कंपनियां, फैक्ट्रियों, क्योंकि आपकी मेहनत को सारी को कंपनी को लेके जाना है भाई। उन्होंने हर गांव के व्यक्ति को इस लेवल पर लेकर जाना है कि वो अपनी जिंदगी की, अपने पूरे दिन की कमाई का एक एक हिस्सा कंपनी को दे। सोचो आप, बाल कटाने से लेकर नीचे जूते पहनने तक आपने जो पहना हुआ है, और जो आप खा रहे हो, जो आपका बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, और जो आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हो कि कार में चल रहे हो, किसको जा रहा है उसका पैसा? कंपनी को जा रहा है, गांव के किसी व्यक्ति को नहीं जा रहा है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है, और पहले आप किसी भी चीज पर टैक्स नहीं देते थे। इसलिए आप आजाद भी थे, इसलिए आप अमीर भी थे, स्वस्थ थे, कोई बीमारी घर में नहीं थी, कोई झगड़ा घर में नहीं था, पूरा गांव मिलकर बैठता था, पूरा गांव मिलकर तय करता था, करप्शन नहीं था, चोरी नहीं थी, डकैती नहीं थी आपके गांव में, मतलब अपराध नहीं था। और जैसे ही सड़कें आएंगी, पुलिस आएगी, न्यायालय बनेगा, वैसे ही आपके गांव में अपराध भी बढ़ेंगे, चोरियां डकैतियां भी होंगी, नशे का व्यापार भी होगा, और फिर आपको दिहाड़ी भी ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको नशे के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। नशा आएगा तो आपकी दिहाड़ी बढ़ेगी, उससे पहले नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका फिर जितना आप कमाओगे वो सारा फिर उन्हीं को चाहिए ना वापस। ये पूरा डिजाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये डिजाइन है भाई। एक चीज खराब हो जाए आपकी, भाई बाय चांस गलती से खेत में हमने, किसान ने पेस्टिसाइड वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया, उस पे माना जा सकता है कि हाँ भाई बड़ी गड़बड़ है, कि ये वाली चीज, मैं तो कब का वेट कर रहा था इसकी, कि एक चीज खराब हो गई है और इसको ठीक करना पड़ेगा, ये विचार आना बड़ा मतलब लाजमी है जब भी कोई चीज खराब हो जाए। लेकिन आपके जीवन से जुड़ी हर चीज खराब हो जाए और विचार ये ना आए कि इसको ठीक करना पड़ेगा, बल्कि उल्टा दिमाग में हर रोज ये दिमाग में कुछ नहीं हो सकता, नाश हो लिया, सब बर्बाद हो गया, अब कोई कुछ नहीं कर, ये विचार मन में आए, ये भैया इत्तेफाक नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, ये प्लानिंग है। तो आपको ऐसे बर्बाद रखना इज ए गेम प्लान। तो आपको ये बताना कि ये गेम क्या है, ये जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है। फिर उसके लिए तैयार करना
कि यदि आपकी बर्बादी योजनाबद्ध है तो फिर आबादी के लिए, इसको ठीक करने के लिए आपको योजनाबद्ध तैयारी करनी पड़ेगी ना। क्यों भाई? अगर बर्बादी योजनाबद्ध है तो फिर उसको ठीक योजनाबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। तो जैसे इन्होंने हमारी सोच को खराब करने के लिए इतने प्रयास, इतनी मेहनत की है, यदि आप में इतनी ही मेहनत करने की गुंजाइश है, इतना ही इंतजार करने की गुंजाइश है, तो आप जनता सरकार मोर्चा के सच्चे सिपाही हो। नहीं तो अपना काम निकालो, जो आपका काम है, और भैया अपने बच्चों को संभालो, वही जहर खिलाओ। यही होगा ना? है तो आपको